हेलो बच्चों, मैं आशीष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक क्लास लिया जिसमें हमने संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी चर्चा की है। तो आइए हम उसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो प्रमुख विशेषताएं दी हैं उन प्रमुख विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषता हमारे संविधान की अभी हमें पढ़ना बाकी रह गया है। तो उसमें हमने देख लिया था भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान था, साथ ही साथ विस्तृत संविधान है। हमने देख लिया कि भारत का संविधान निर्मित संविधान था। हमने देख लिया कि भारत का संविधान गणतंत्रीय व्यवस्था थी भारत के संविधान में। साथ ही हमने देखा कि भारत के संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। तो उधार का संविधान कहते हैं तो क्यों कहते हैं। साथ ही हमने देख लिया कि नम्यता और अनम्यता का जो मिश्रण हमारे संविधान में दिया गया, तो नम्यता और अनम्यता का संबंध क्या होता है। और साथ ही हमने देख लिया कि भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट अर्थात राज्यों का संघ क्यों कहते हैं। तो क्या रीज़न था हमने राज्यों का संघ शामिल करने का। साथ ही हमने देख लिया 7वां पॉइंट कि भारत को संविधान का पंथ निरपेक्ष, भारत के संविधान को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। तो भारत का संविधान कैसा दोस्तों, भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है। तो हमने इन 7 पॉइंट्स को देख लिया था और अभी हमारे टॉप पॉइंट्स बचे हुए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, तो भारत में जो व्यवस्था है शासन की कैसी संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है। साथ ही साथ भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह भी भारत में हमारे संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी है। यह जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दिया है यह भी संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। साथ ही हमने संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आपातकालीन प्रावधान शामिल किया। अगर इमरजेंसी की कोई व्यवस्था, अगर इमरजेंसी कोई स्थिति आ जाती है तो हम क्या व्यवस्था करेंगे उसके बारे में हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ हमने संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों की चर्चा की। हमने स्थानीय में ग्राम पंचायत की बात की है, इस तरह हमने शहरी निकायों के बारे में बात किया है। और साथ ही हमने सहकारी समितियों की व्यवस्था की है अपने संविधान में। तो यह सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी। साथ ही साथ हमने संविधान में मूल अधिकार को दिया है, हमने संविधान में डीपीएसपी को दिया है, हमने संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया है, हमने संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू को शामिल किया है, हमने संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल किया है और हमने संविधान में एकल नागरिकता को शामिल किया। हमने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संविधान सभा जो है उसका निर्वाचन जनता ने किया था अप्रत्यक्ष तौर पर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह सभी चीज़ें हमने शामिल की हैं। अर्थात संविधान में जो प्रमुख विशेषताएं हैं यह सारी विशेषताएं संविधान सभा के माध्यम से संविधान में शामिल की गई थी। उस परिस्थिति को देखते हुए कि भारत की परिस्थिति के अनुरूप भारत में किन व्यवस्थाओं को शामिल करना आवश्यक है, तो इन सारे प्रावधानों को अर्थात 1 से लेकर 19 पॉइंट्स हमने यहाँ लिखा है। तो 19 पॉइंट्स को हमारे संविधान की विशेषताओं में शामिल किया गया। साथ ही और भी बहुत सारी विशेषताएं हमने संविधान में शामिल किया है, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिसको हमने संविधान में शामिल किया, तो यही 19 विशेषताएं थी। आइए हम अपनी बची हुई विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम संसदीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था को देखते हुए हम संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को देखेंगे। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा वह निर्वाचित होगा और यह व्यवस्था आदर्श रूप में हमें यूएस में देखने को मिलती है। और संसदीय शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिकी व्यवस्था होगी। एक राष्ट्रपति वाली व्यवस्था होगी, एक प्रधानमंत्री, मतलब एक नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, एक वास्तविक कार्यपालिका होगी। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होंगे और वास्तविक कार्यपालिका हमारे प्रधानमंत्री अर्थात पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारे संसदीय शासन व्यवस्था में और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या क्या अंतर है। तो आइए कुछ अंतर को हम देखते हैं। बाकी जब हम संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में आपसे जिक्र करेंगे तो हम संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। तो आज हम संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में आइए देखते हैं दोस्तों। तो एक तरफ हम लिखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था और पहले हम संसदीय शासन व्यवस्था की सारी विशेषताएं देख लेते हैं, फिर उसी प्रकार हम आपसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को देखेंगे। तो आप समझी गए संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में हमें जिक्र करना है। तो सबसे पहले एक तरफ संसदीय शासन लिखते हैं, दूसरी तरफ हम अध्यक्षीय शासन लिखते हैं और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रखें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सारी सूचनाएं समय अनुरूप तुरंत मिल जाए तत्काल ही।
तो आइए संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि यह जो आदर्श रूप में अगर देखा जाए तो हमारे संसदीय शासन व्यवस्था जो हमने ग्रहण किया एक तरीके से हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया, तो इंग्लैंड में ही संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे अच्छी व्यवस्था आदर्श रूप में हम इंग्लैंड में देखते हैं। वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की जो है उसका आदर्श रूप हम यूएस में देखते हैं। तो अगर हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में अगर आपसे पूछे कोई, उसका आदर्श रूप कहाँ हम देखने को मिलता है, तो यूएस में देखने को मिलता है। और वहीं अगर संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आपको इंग्लैंड से जानकारी मिलती है, तो इंग्लैंड ही एक आदर्श रूप है। तो सभी लोग अगर संसदीय शासन व्यवस्था ग्रहण करते हैं तो वह इंग्लैंड की ही विचारधारा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद होगी, संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद होगी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात जब तक लोकसभा में उसका बहुमत होगा तभी तक उसकी सरकार होगी, तभी तक वह मंत्री पद पर रहेंगे। और जैसे ही उनकी लोकसभा में बहुमत खत्म होती है तो पूरा मंत्रिपरिषद गिर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का बहुमत है तब तक वह सरकार रहेगी, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। और वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पे जो मंत्रिपरिषद होगी वह किसी भी रूप से किसी भी सदन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होगी किसी भी सदन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। उत्तरदायी नहीं होगी। साथ ही साथ यहां पर एक यहां का जो सर्वोच्च पद होगा, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा अर्थात राष्ट्रपति, तो वह निर्वाचित होगा। लेकिन यह निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी तौर पर हो सकता है। तो यह निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तौर से हो सकता है, तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, क्योंकि एमपी एमएलए जिसको हम चुनते हैं, तो जो सांसद और विधायक हम जिन्हें चुनते हैं वही सांसद और विधायक जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए हमने संविधान में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत रखा है। अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि ना कि प्रत्यक्ष होता है। वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वहां का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा वह निर्वाचित होगा सीधे जनता द्वारा। सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर हम आपको आगे का टॉपिक्स बताएंगे। इसमें आगे के कुछ और भी पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स उनका भी जिक्र करना है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें। दोस्तों लगातार चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो आप इसे नोट कर लें एक बार कि संसदीय शासन व्यवस्था का आदर्श रूप हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है, वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का आदर्श रूप हमें यूएस में देखने को मिलता है। अगर संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद होगी वह किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, इसका किसी भी सदन से कोई संबंध नहीं होगा। साथ ही जो संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति अर्थात जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा वो उसका निर्वाचन तो होगा, वह निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है, वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अगर बात करें तो जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होगा। तो जनता जो होगी, जनता सीधे निर्वाचन करेगी वहां पे। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में तो डायरेक्ट जनता करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपने यह पॉइंट्स लिख लिया होगा। आइए हम आगे के पॉइंट्स को देखते हैं।
हमने 3 पॉइंट्स बता दिया था, आपको चौथा पॉइंट बताते हैं। कि संसदीय शासन व्यवस्था में एक नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका होगी। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, एक वास्तविक कार्यपालिका होगी। और वहीं संसदीय शासन व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवस्था होगी, वहां पर वास्तविक कार्यपालिका होगी, जो कि अगर नाम मात्र की कार्यपालिका की बात की जाए तो राष्ट्रपति होंगे, अगर वास्तविक कार्यपालिका की बात की जाए तो प्रधानमंत्री अर्थात पीएम प्लस मंत्रिपरिषद। ये वास्तविक कार्यपालिका में शामिल होंगे, वहीं नाम मात्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होंगे। लेकिन जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होगी वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, वहां पर क्या होगा, वास्तविक कार्यपालिका होगी, जिसका अध्यक्ष हेड राष्ट्रपति होगा। यहां पर किसी भी प्रकार की नाम मात्र की कार्यपालिका की व्यवस्था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नहीं की जाती दोस्तों, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वास्तविक कार्यपालिका होती है। और वहीं संसदीय शासन व्यवस्था में दोस्तों नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें, फिर हम इसे रब करते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक को देखते हैं कि हमारा जो एकीकृत न्यायपालिका वह एकीकृत न्यायपालिका है कैसे। तो हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इसे एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, आपको शायद समझ में आया होगा यह टॉपिक। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार हमें बता सकते हैं। आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संसदीय जो व्यवस्था लागू की गई है, भारत में संसदीय व्यवस्था जो है, इसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद की या संविधान के कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। तो आप इस पॉइंट को एकदम गांठ बांध लें, इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लें कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। संविधान के किसी भी आर्टिकल में संसदीय शासन व्यवस्था का उल्लेख नहीं है दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है और एकीकृत न्यायपालिका हमारी कैसे होती है। अब हम 9वां देखते हैं, 9वां पॉइंट आपका दोस्तों। तो 9वें पॉइंट में आपको दिया है कि न्यायपालिका जो होगी वह एकीकृत न्यायपालिका होगी। कैसी होगी दोस्तों, एकीकृत न्यायपालिका। अब एकीकृत न्यायपालिका कैसे होगी, कई बार आपके कोचिंग संस्थानों में चर्चा तो की जाती है कि एकीकृत न्यायपालिका होगी, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका कैसे होगी इसकी चर्चा आपसे नहीं की जाती कहीं पर भी। आइए अब इसकी चर्चा एक बार इसके बारे में आप देख लीजिए, कैसे एकीकृत न्यायपालिका है। अगर आपसे बोला जाए कि एकीकृत न्यायपालिका, तो आपको कई बार लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो चलिए केंद्र में एक है, लेकिन हर राज्य में अपने अलग अलग कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, तो एकीकृत कहाँ हुई, अलग अलग कोर्ट्स हैं तो एकीकृत कहाँ हुई। लेकिन अगर ध्यान से आप देखें तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, पद से उनको हटाना, उनके वेतन के बारे में, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, यह सभी के सभी काम सिर्फ और सिर्फ संसद करती है। और यह काम किसी भी राज्य विधानमंडल को या राज्य विधान परिषद को यह कार्य करने का मौका नहीं दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को कम करें, उनकी शक्तियों को कम करें, उनके विशेषाधिकार को कम करें, उनकी स्वतंत्रताओं को कम करें या बढ़ाएं या घटाएं, उनकी शक्ति को कम करें या ज़्यादा करें। यह सारे के सारे कार्य संसद को दिए गए। अर्थात जब संसद सारा ही काम हाई कोर्ट का भी कर रही है, सारा काम जब वो सुप्रीम कोर्ट का कर रही है, जब दोनों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम जब संसद कर रही है, तो इसी आधार पर जो हमारी न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है। तो दोस्तों हमारे संविधान में जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई वह एकीकृत न्यायपालिका, जिसमें सबसे ऊपर आपका यहाँ पर बैठता है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे आता है लोअर कोर्ट। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इसकी सारी की सारी व्यवस्था को कंट्रोल कौन करता है, उसकी सारी की सारी व्यवस्था का संचालन कौन करता है, तो इनकी सारी व्यवस्थाओं का संचालन संसद करता है। संसद कैसे करता है, देखिए, तो इनकी नियुक्ति, क्षेत्राधिकार, इनके वेतन, भत्ते, शक्तियां,
इन सभी में जो भी कोई छेड़छाड़ होगी, जो भी कोई परिवर्तन होगा, वह सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती और कोई भी नहीं कर सकता। संसद के अलावा यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कॉलेजियम प्रणाली नाम देती है लेकिन फाइनल कौन करता है? कॉलेजियम प्रणाली जब एक नाम देती है तो राष्ट्रपति फाइनल करता है। राष्ट्रपति कौन है? संसद के ही तो अंग है। क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करना हुआ, वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन करना हुआ, शक्तियों में कोई परिवर्तन करना हुआ, उनको पद से हटाना हुआ, इन सभी कार्यों को कौन करता? संसद करती है। तो इन आधार पर हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका। हमारे यहाँ की न्यायपालिका कैसे दोस्तों? हमारे यहाँ की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि हमारे संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कैसे की गई है। आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम इसके बाद आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं। दोस्तों गर्मी काफी ज्यादा है, आइए उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा, या फिर आप पेन कॉपी लेकर बैठा करें दोस्तों, लगातार लिखते रहा करें, या फिर बीच बीच में ही आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन से हट जाता हूं इसीलिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम देखते हैं 10वां पॉइंट, जिसमें एकीकृत न्यायपालिका हो गई। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। तो आइए हम देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हमने क्या क्या स्वतंत्रताएं न्यायपालिका को दी हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया संसदीय शासन व्यवस्था को, हमने देख लिया एकीकृत न्यायपालिका को। अब हम आइए देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आइए देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता में क्या है। 10वां पॉइंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो न्यायपालिका स्वतंत्रता के बारे में आइए देखते हैं। तो न्यायपालिका में हमारे संविधान ने न्यायपालिका को क्या क्या स्वतंत्रताएं दी हैं। उनके वेतन से संबंधित स्वतंत्रताएं क्या दी हैं, उनके क्षेत्राधिकार संबंधित स्वतंत्रताएं क्या दी हैं, उनके आचरण में संसद में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता उनके आचरण को लेकर के, इनके बारे में क्या स्वतंत्रताएं दी हैं। उनके वित्त में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक वो पद पर अपने बने रहेंगे, उनके पद की अपनी एक गरिमा होगी। तो यह सभी स्वतंत्रताएं उनको दी है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे न्यायपालिका जो से क्या क्या स्वतंत्रताएं हमारे संविधान ने उन्हें दिया है। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट होगा कि हमने नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं रखी। जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं, तो न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं। एक मिनट दोस्तों। हाँ आइए, न्यायाधीश की नियुक्ति में, क्योंकि पानी पीना था मुझे दोस्तों, गला मेरा सूख गया था, तो इसलिए मैं आपको रोक दिया था 1 मिनट के लिए। न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, पहली चीज तो। आइए दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि पद पर रहते हुए, जब तक न्यायाधीश अपने पद पर बने हुए हैं, तो पद पर रहते हुए उनके वेतन में अर्थात उनके वित्त में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। वित्तीय आपात स्थिति को छोड़ करके किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। आइए दोस्तों चौथा पॉइंट देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है। न्यायाधीश को हटाने में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, अर्थात कोई भूमिका नहीं है। अगर बात किया जाए कि न्यायाधीश की नियुक्ति संसद करती है दोस्तों, और न्यायाधीश को पद से हटाने काम भी संसद ही करती है, तो यह दोनों का दोनों काम कौन करता है दोनों दोस्तों? यह सारे काम संसद करती है, ना कि कार्यपालिका करती है। तो आप याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम्स में दे दिया जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने का काम कार्यपालिका करती है, जो कि एकदम गलत होगा, और कार्यपालिका उनको नियुक्त करती है, उनको पद से हटाती है। तो इस प्रकार का कोई भी काम कार्यपालिका नहीं करती, यह सारे के सारे काम संसद करती है दोस्तों। आइए हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है।
तो चौथा पॉइंट दोस्तों यह है कि रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें सरकार के अधीन किसी भी लाभ का पद नहीं मिलेगा। सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लाभ का पद क्या होता है, हमेशा जब आपसे संसदीय शासन व्यवस्था जब आपको पढ़ाएंगे पूरा, जब संसद के बारे में बताएंगे तो लाभ के पद के बारे में बताएंगे। हालांकि जहां से हम एक छोटी सी बात को जिक्र कर देते हैं कि लाभ का पद वह है जिसको सरकार नियुक्त करती है, सरकार हटाती है, सरकार वेतन देती है, सरकार उनके वेतन को कम कर सकती है, घटा सकती है, सरकार उनको पावर्स देती है। यह सभी के सभी लाभ के पद होते हैं। लेकिन लाभ का पद क्या होगा यह संसद ने क्लियर नहीं किया, इसलिए संसद लगातार लाभ के पद को बताती रहती बीच में कि लाभ का पद यह नहीं है, लाभ का पद यह नहीं है, लाभ का पद यह नहीं। जैसे कई बार आप देखते होंगे कोई न्यायाधीश होता है वह कई जगहों पर राज्यपाल बना दिया जाता है। अगर वह राज्यपाल बनता है तो वह लाभ का पद नहीं, क्योंकि संसद ने लाभ के पद से राज्यपाल को बाहर रखा है। तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया लाभ के पद के बारे में कि लाभ के पद का क्या संबंध है, कि जिसमें सरकार वेतन देती है, जिसमें सरकार आपको वेतन कम कर सकती है, वेतन काट सकती है, आपको शक्ति देती है, आपकी शक्तियां रोक सकती है। यह सभी काम आपको लाभ के पद के तहत होते हैं। आइए आगे देखते हैं चौथे के बाद पांचवा पॉइंट क्या है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है कि न्यायपालिका कार्यों की चर्चा संसद में नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका के कार्यों की चर्चा संसद में नहीं की जा सकती। केवल सिर्फ और सिर्फ महाभियोग जब चल रहा होगा तब उसकी चर्चा हो सकती है। अगर न्यायपालिका पर महाभियोग लगा है, अर्थात न्यायाधीश पर महाभियोग लगा है दोस्तों, तो जब महाभियोग उन पर लगा रहेगा तब चर्चा की जा सकती है। लेकिन अगर न्यायाधीश पर कोई भी महाभियोग नहीं चल रहा है तो कभी भी न्यायाधीश के आचरण से संबंधित कोई भी चर्चा संसद में नहीं की जा सकती है। तो न्यायपालिका कार्यों की चर्चा संसद में नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो न्यायपालिका स्वतंत्रता कैसे आपको क्लियर होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां कहां दी गई है। तो आइए न्यायपालिका स्वतंत्रता में हमने क्या दिया है कि न्यायाधीश की नियुक्ति, तो जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वह में कोई कार्यपालिका की भूमिका नहीं होगी, अर्थात सरकार की नहीं, संसद की भूमिका होगी। अगर वो पद पर बने हुए हैं न्यायाधीश तो पद पर उनको हटाने का काम भी संसद करेगी, ना कि कार्यपालिका करेगी। और पद पर रहते हुए उनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन आपातकालीन स्थिति होगी, वित्तीय आपात होगा, तब कटौती की जा सकती है। वहीं आइए चौथा पॉइंट देखते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद न्यायाधीश को प्राप्त नहीं होगा। साथ ही हमने पांचवा पॉइंट बताया कि न्यायपालिका के कार्यों की चर्चा संसद में नहीं की जा सकती। संसद के सदन में न्यायपालिका कार्यों की चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन अगर न्यायाधीश पर महाभियोग चल रहा है तो महाभियोग की प्रक्रियाओं की चर्चा, महाभियोग किस कारण से लगा, क्या रीजन से, उन सभी चीजों की चर्चा तब संसद में की जा सकती है। दोस्तों आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं कि अब आपातकालीन प्रावधान क्या था। हम आपातकालीन प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। इसके बाद आप इन्हें नोट कर लें एक बार। दोस्तों लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों यह आपका अपना ही चैनल है पीसीएस मार्गदर्शक, लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि हमारे चैनल की संख्या बल बढ़ती रहे, हमारा एनर्जी लेवल हाई रहे। आप इन्हें नोट कर लें एक बार, इन 5 पॉइंट्स को। हालांकि न्यायपालिका को और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी हैं, लेकिन इन स्वतंत्रताओं को हमने एक ब्रीफली आपसे चर्चा कर दी है विशेषताओं के तौर। लेकिन जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता जब आपको पढ़ाएंगे, अर्थात जब हम जुडिशरी आपको पढ़ाएंगे, न्यायाधीश का जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तब हम आपको सारी की सारी स्वतंत्रताएं लाइन बाय लाइन आपको लिखवाएंगे, क्या क्या स्वतंत्रताएं न्यायपालिका के तहत संविधान ने दिया है न्यायपालिका को। तो आप एक बार इन्हें नोट कर लें दोस्तों।
लगातार दोस्तों चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें लगातार। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, आपातकालीन प्रावधान। ग्यारहवां नंबर की विशेषता आपको है, तो आपको बताते हैं कि आपातकालीन प्रावधान क्या है। तो आपातकालीन प्रावधान दोस्तों, आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर नहीं होगा, कोई टॉपिक्स में कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे आपके। तो आइए देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। हमने 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं रखी। आपात का मतलब ही क्या होता है? इमरजेंसी, ऐसी कोई स्थिति जहां पर कोई ना कोई प्रावधान करना आवश्यक हो गया। अगर आप कोई प्रावधान नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा जो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था या जो भी कोई व्यवस्था वह कोलैप्स कर जाए, देश की अखंडता पे कोई खतरा आ जाए, देश की संप्रभुता पर कोई खतरा आ जाए। जब ऐसी कोई भी स्थिति होगी या कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या कोई अशांति हो जाए क्षेत्र में ही, तो उन आधारों पर हमने आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था की है कि इमरजेंसी की स्थिति में हम किन किन प्रावधानों को लागू करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रावधान हमने लागू किया आपातकालीन प्रावधान के तहत। दोस्तों पहला बनता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया दोस्तों। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया कि अगर युद्ध की स्थिति हो या आक्रमण हो, कोई युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, जैसी कोई भी स्थिति बनती है अगर देश में, तो हम इस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तो उस समय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स अर्थात जो मूल अधिकार दिए, उन मूल अधिकारों को हम सस्पेंडेड कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकार दिए हैं, राष्ट्रपति जब चाहे या संसद जब चाहे उसे समाप्त कर सकती है। तो अनुच्छेद 352 के तहत हमने राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की दोस्तों। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, जिसमें हम राज्य आपातकाल की बात करते हैं। राज्य आपातकाल को कई बार हम राष्ट्रपति शासन शब्द से समझते हैं इसको। राज्य आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन भी इसको हम कहते हैं, इसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं दोस्तों, जिसका उल्लेख हमने संविधान के अनुच्छेद 356 में किया है। तो 356 में किया गया है, राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 356 भी लगेगा, यहाँ पे 365 भी लगेगा। अब आइए देखते हैं कि 356 और 365 कहाँ पर लगेगा। अगर देश में राज्यों में कोई संवैधानिक, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जो संविधान की व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था ही विफल हो जाए राज्य में। यहां पे राज्य का मतलब, अब राज्य अर्थात यहां पे स्टेट की बात करें, अर्थात स्टेट यानी प्रांत की बात की जा रही है, प्रोविंस की बात की जा रही है। यहां पे राज्य का मतलब देश की बात नहीं की जा रही दोस्तों। तो राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात जो संविधान में व्यवस्था दी गई वही जब विफल हो जाए, तो अनुच्छेद 356 लागू होगा। वहीं 365 क्या बोलता है कि जो केंद्र अर्थात जो संसद निर्देश देती है विधानमंडलों को कि आपको यह काम करना है, तो कई बार आप देखते हैं विधानमंडल कहते होंगे कि हम यह लागू नहीं करेंगे। जैसे जब संसद ने नागरिकता विधेयक लाया तो लोगों ने क्या कहा कि नागरिकता को हम अपने राज्यों में, एनआरसी वाला जो विधेयक आया, तो राज्य कहते हैं कि हम इसे राज्य में लागू नहीं करेंगे अपने, जबकि राज्य यह नहीं समझ पा रहे थे कि केंद्र के पास यह अधिकार है कि केंद्र के द्वारा दिए गए अगर आदेश को राज्य नहीं मानता है तो इसको आधार बना के अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। तो अगर 365 के तहत दोस्तों क्या कहा जाता है? 365 के तहत कहा जाता है कि केंद्र के निर्देशों का पालन अगर ना हो तो राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन यदि ना करते हो,
अगर केंद्र के निर्देश जो दिए गए हैं राज्यों को अगर वह पालन राज्य नहीं करते हैं तो अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर राज्यों में संवैधानिक जो तंत्र है, जो संविधान के तहत जो व्यवस्था बनाएगी, वह व्यवस्था अगर विफल होती है तो हम अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दोस्तों आइए अब आगे हम देखते हैं वित्तीय आपात के बारे में हमसे चर्चा करते हैं। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात को हमने रखा है अनुच्छेद 360 में। तो आइए वित्तीय आपात में क्या है, अगर राज्य में कोई भी वित्तीय स्थिति हो जाए, अर्थात कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जिससे हमारे देश का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वह गिर जाए, अर्थात अब हमें किसी और देश से पैसे उधार लेने पड़े और ऐसा जरूरत आ जाए कि हमारे देश में 3 हफ्ते के लिए या महीने भर के लिए राशन की व्यवस्था ही नहीं है, 90 दिन के लिए हमारे पास फाइनेंस की व्यवस्था ही नहीं है। जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो हमें राज्यों में वित्तीय आपात लगाना पड़ता है। तो अभी तक वित्तीय आपातकाल की कोई व्यवस्था हमने अभी तक लागू नहीं किया। हमारे यहाँ वित्तीय आपात नहीं लगा। हाँ, हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। तो भाई जब हम आपातकाल का जो प्रावधान आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा, कब कब राष्ट्रीय आपात लगा, और वित्तीय आपात तो कभी लगा ही नहीं। तो हम इन 2 चीजों का उल्लेख आपको जब राष्ट्रीय आपात अर्थात जब आपातकालीन प्रावधान पढ़ाएंगे तब आपको यहाँ पे जिक्र करेंगे। तब तक आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें, फिर हम आगे घटनाक्रम को आपको चर्चा करते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हमें नोट करना है, यह हम यहीं लिख देते हैं। जब आपातकाल की स्थिति होती है, आपातकाल के दौरान पूरा का पूरा जो देश है, देश की पूरी सत्ता संघात्मक से एकात्मक हो जाती है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता संघात्मक से एकात्मक हो जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है। इसके लिए हमें किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है और इसी आधार पर हम कहते हैं कि हमारा जो देश है वह कहीं कहीं संघात्मक है तो कहीं एकात्मक है। तो आपातकालीन स्थिति में वह एकात्मक हो जाता है और जब नॉर्मल स्थिति होती है, सामान्य परिस्थिति में वह संघात्मक होता है। तो आई होप यह टॉपिक आपको, यह पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन्हें एक बार नोट कर लें, फिर हम इन्हें रब करते हैं, फिर हम आगे आपसे चर्चा करते हैं। त्रिस्तरीय सरकार के बारे में बताते हैं आपको। फिर तो हमने सबसे लंबा और लिखित संविधान व विस्तृत संविधान देख लिया। भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान, इसकी भी चर्चा कर ली हमने। भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था, इसकी भी चर्चा हो गई। भारत के संविधान को उधार का संविधान कहते हैं, इसकी भी चर्चा हमने कर ली। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है हमारा संविधान, इसकी चर्चा हमने कर ली। भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहते हैं, अर्थात राज्यों का संघ कहते हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली। हमने भारत का जो संविधान वह पंथ निरपेक्ष है, हमने इसकी चर्चा की। भारत की जो शासन व्यवस्था व संसदीय शासन व्यवस्था, इसके बारे में चर्चा की। हमने एकीकृत न्यायपालिका की चर्चा की, हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चर्चा की। दोस्तों अब हमने आपातकालीन प्रावधान की चर्चा कर दी। अब टॉपिक है त्रिस्तरीय सरकार की। तो आई होप इन्हें आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट के लिए हम आपको टाइम देते हैं ताकि हम मिटा करके फिर आगे के टॉपिक को आपको बताएं। लगातार दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें। गर्मी बहुत है दोस्तों, 1 मिनट पानी पी लूँ मैं बीच में, अब कुछ सेकंड लूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। त्रिस्तरीय सरकार के बारे में चर्चा करते हैं आपसे। त्रिस्तरीय सरकार का क्या प्रावधान है, त्रिस्तरीय सरकार क्यों लागू किया, क्या जरूरत थी इसकी त्रिस्तरीय सरकार की। अब आइए दोस्तों चर्चा करते हैं त्रिस्तरीय सरकार की। तो त्रिस्तरीय सरकार में पहले देखते हैं हमारी केंद्र सरकार होगी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हमने त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था को अपने संविधान में जगह दिया है इसको। तो पहले केंद्र सरकार होगी,
फिर राज्य सरकार होगी और फिर स्थानीय सरकार होगी। तो दोस्तों यह 3 प्रकार की सरकार होगी। तो इन्हीं आधार पर हम कहते हैं कि हमने संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की। एक केंद्र सरकार की बात की, एक राज्य सरकार की बात की, एक स्थानीय सरकार की बात की। तो आप इन्हें एक बार नोट कर लें। हमने स्थानीय सरकार की जो व्यवस्था की है संविधान में दोस्तों, यह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने स्थानीय सरकार की व्यवस्था की। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने स्थानीय सरकार के प्रावधान को लागू किया। एक बार इन्हें नोट कर लें। और यह विश्व के किसी भी संविधान में स्थानीय सरकार की व्यवस्था नहीं, सिर्फ और सिर्फ इकलौता देश भारत है जहां पे हमने स्थानीय सरकार की व्यवस्था की है। भारत के अलावा किसी भी देश के संविधान में स्थानीय सरकार की कोई भी बात अर्थात त्रिस्तरीय सरकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया दोस्तों। एक बार आप यहां तक नोट कर लें, फिर हम इसे रब करते हैं, फिर हम आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों 73, एक मिनट दोस्तों, कई बार इंक का लोचा हो जाता है पेनों में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ी, एक नई अनुसूची जोड़ी जिसका नाम था 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को जोड़ा, साथ ही साथ हमने इसके तहत ही संविधान में एक नया भाग जोड़ा, 9वां भाग जोड़ा एक। और इसी के तहत हमने संविधान में स्थानीय सरकार की बात कर दी, अर्थात पंचायतों की चर्चा कर दी। तो पंचायतों का जो उल्लेख हमारे संविधान में हुआ 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से हमने संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा और संविधान में हमने 9 का जोड़ा। और इसी के माध्यम से हमने पंचायत को एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत शामिल कर दिया, अर्थात पंचायत कि जो भी व्यवस्था चलेगी वह संविधान के तहत चलेगी। जब तक 1992 के पहले तक पंचायत को जो है राज्यों पर निर्भर छोड़ा था कि राज्य जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से यह व्यवस्था कर दी गई कि राज्य को, पंचायतों को इतनी शक्ति देनी पड़ेगी कि वह सशक्त रूप से काम कर सके राज्यों में। तो इसमें बात की गई कि चुनाव कब होगा, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, उनका वेतन क्या होगा, उनके कार्य क्या होंगे, इन सभी चीज़ों का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से हमारे संविधान में शामिल किया गया और हमने पंचायत को एक संवैधानिक व्यवस्था दे दी, हमने एक संवैधानिक रूप दे दिया। वहीं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने संविधान में एक 12वीं अनुसूची जोड़ी, भाग 9 का जोड़ा और उसके माध्यम से हमने शहरी स्थानीय निकायों के बारे में चर्चा की। अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, (1992) के माध्यम से संविधान में नई अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई और 9 का एक भाग जोड़ा गया नया। 9 का और 12वीं अनुसूची के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा हमने संविधान में स्थानीय सरकार के तहत शहरी स्थानीय निकायों की चर्चा कर दी। जो कभी कभी आप देखते होंगे जब आपके शहरों में चुनाव होता होगा तो जब शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होता है, कहीं पे सभासद बनाए जाते हैं, कहीं पार्षद बनाए जाते हैं। तो यह सारी व्यवस्था हमारे स्थानीय सरकार के तहत यह व्यवस्था की जाती है, जिसमें हम शहरी निकायों के बारे में बात करते हैं कि जो शहर में जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करेंगी। इन सभी का उल्लेख हमने 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से शामिल किया, जिसके तहत हमने 12वीं अनुसूची और संविधान के भाग 9 का को संविधान में जोड़ा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि 11वीं अनुसूची को हमने संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा, तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा और 12वीं अनुसूची को हमने 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा। वहीं संविधान में भाग 9 का को हमने 73वें संविधान और भाग 9 का को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा त्रिस्तरीय सरकार की जो व्यवस्था है क्या क्या रही, कैसे कैसे रही। एक बार आप इन्हें नोट कर लें। एक में पंचायत होगी तो दूसरा दोस्तों नगर पालिका होगी। यह गांव में होगी ग्राम स्तर पर और यह शहर में होगी दोस्तों।
तो एक बार आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम इन्हें मिटा करके फिर हम आगे बताते हैं आपको। सहकारी समितियों की चर्चा कर देते हैं। इसके बाद सहकारी समितियों की व्यवस्था हमने संविधान में शामिल किया है। आई होप उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो आइए अब हम बात करते हैं 13वें पॉइंट की, सहकारी समितियों की व्यवस्था की। तो हमने संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सहकारी समितियों की व्यवस्था भी की है। तो सहकारी समिति की जो व्यवस्था है यह भी संविधान की हमारी एक अनूठी विशेषता है। इसको हमने 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया है संविधान में। 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से, संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से हमने सहकारी समिति की व्यवस्था की संविधान में, और इसी के माध्यम से हमने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो हमसे पूछा जाए कि संविधान में हमने सहकारी समिति को संविधान का संवैधानिक दर्जा कब दिया, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान में कहाँ कहाँ है, तो अनुच्छेद 19 में किया गया है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 43 ख में भी किया गया है, या डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एफआर अर्थात फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार में उल्लेख है इसका। साथ ही साथ हमने अनुच्छेद संविधान के कुछ और जगहों पर हमने उल्लेख किया, जैसे कि हमने अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक, 243 ZT तक हमने सहकारी समितियों का उल्लेख किया है। साथ इसी के माध्यम से हमने यहाँ पे सहकारी समिति का एक शीर्षक शामिल किया था। इसी के माध्यम से हमने 243 ZH से लेकर ZT तक हमने सहकारी समितियों का उल्लेख किया दोस्तों। तो आई होप सहकारी समितियों का मतलब यह होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हों और सभी लोग मिलजुल कर काम करते हों। यहाँ पर किसी भी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, यहाँ पर वह अपने माध्यम से वित्त की व्यवस्था करते हैं, और वित्त का किसे वित्त देना है, किससे वित्त लेना है, यह सारी व्यवस्था सहकारी समितियों में होती है। सहकारी समितियों में एक मिला जुला रूप होता है, सब मिल करके काम करते हैं। बाकी जब मैं सहकारी समिति का टॉपिक पढ़ाऊंगा, अर्थात जब हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे और डीपीएसपी में देखेंगे, या अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक देखेंगे, तो हम सहकारी समितियों को डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो आप इन्हें इतना नोट कर लें। फिर हम आगे के बारे में जो बचे हुए टॉपिक अर्थात फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपसे चर्चा कर देते हैं, डीपीएसपी की चर्चा कर देते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन चर्चा कर देते हैं, मूल कर्तव्य की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की और एकल नागरिकता की चर्चा कर देते हैं। बचे हुए ये 5 पॉइंट्स की चर्चा हम कर देते हैं। तो आप आई होप आप इन्हें नोट कर लें अच्छे से, जिसे हम रब कर दें इसे। आइए दोस्तों हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मूल अधिकार की तरफ चलते हैं। हमने संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया है। मूल अधिकार की यह विशेषता भी एक अनूठी विशेषता है। हमने मूल अधिकार में बहुत सारे अनुच्छेद को शामिल किया है, बहुत सारे अधिकार दिए हमने। तो आइए देखते हैं। अब हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषता उसमें मूल अधिकार है दोस्तों। तो कैसी व्यवस्था है? हमने मूल अधिकार की व्यवस्था की। मूल का मतलब ये होता है प्रारंभिक, और अधिकार अर्थात ऐसा अधिकार जिसको संविधान ने स्वीकृत किया हो। अगर किसी अधिकार को संविधान स्वीकृत करता है, संविधान अगर आपको प्रदान करता है, तो वह मूल अधिकार होगा दोस्तों। तो कैसा अधिकार होगा? वह मूल अधिकार होगा। तो आइए देखते हैं कि मूल अधिकार में क्या है। यह संविधान प्रदत्त होता है। पहला तो संविधान प्रदत्त अर्थात संविधान इसे देता है। दूसरा कि उल्लंघन या हनन होने पर,
अगर फंडामेंटल राइट्स का अर्थात मूल अधिकार का आपके उल्लंघन हो जाता है या इसका हनन हो जाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती है, जिसमें हम बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण और दोस्तों एक और रिट है, मतलब ये 5 प्रकार के रिट जारी करती है दोस्तों। तो मैंने 4 प्रकार रिट चर्चा कर दी आपसे, एक रिट मेरे दिमाग में अभी क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली तुरंत याद नहीं आ रहा है। तो 5 प्रकार के रिट की चर्चा की गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। तो मूल अधिकार संविधान प्रदत्त होते हैं, मूल अधिकार का अगर उल्लंघन और हनन होता है तो हम सीधे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो भी मूल अधिकार संबंधित जो भी विचार जाएगा उसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मना कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती, क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं में आपका एक मूल अधिकार है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमने क्या क्या मूल अधिकार में चीजें शामिल की हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा समानता का अधिकार। हमने जो समानता का अधिकार शामिल किया है यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है दोस्तों। वहीं हमने स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है दोस्तों। वहीं हमने शोषण का अधिकार शामिल किया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह 23 और 24 में है, अनुच्छेद 23 और 24 में। हमने धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्रदान की, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, 25 से 28 तक दोस्तों। हमने सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार दिए आपको, व शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख हमने संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में किया दोस्तों। वहीं हमने संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की है। किसकी? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की एक तरीके से आत्मा कहते हैं। कहते हैं कि अगर संविधान में संवैधानिक उपचारों का व्यवस्था ना हो तो वह मूल अधिकार किसी काम का नहीं, क्योंकि मूल अधिकार हम लागू कैसे कराएंगे अगर अनुच्छेद 32 ही नहीं होगा, क्योंकि यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। तो दोस्तों हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल की हैं। समानता की स्वतंत्रता अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दोस्तों हमने स्वतंत्रता की चर्चा की है, स्वतंत्रता का अधिकार हमने दिया है। 19 से लेकर 22 तक हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। अनुच्छेद 23 और 24 में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हमने सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार दिया। अनुच्छेद 29 और 30 में हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। अनुच्छेद 32 में दोस्तों यह इतने प्रकार के अधिकार दिए हैं। और मूल अधिकार जो है एक संविधान प्रदत्त अधिकार, अर्थात संविधान इसे प्रदान करता है। और अगर इसका उल्लंघन हो जाता है मूल अधिकार का तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। इसके तहत संविधान में 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था की गई, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम मूल अधिकार का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम आपको वहां क्लियर करेंगे 5 प्रकार के रिट कौन से हैं, अनुच्छेद 32 के तहत क्या क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को क्या क्या पावर है, और साथ ही समानता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 18 में क्या है। वही स्वतंत्रता में क्या अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता में शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता कैसी है, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी क्या क्या अधिकार दिए हैं, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में जो लिखे। इन सभी घटनाक्रम को हम जब फंडामेंटल राइट्स अर्थात जब मूल अधिकार के टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वहां आपको सब कुछ हम बताएंगे। आप एक बार इन्हें नोट कर लें दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसमें एक संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हमने मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। कब दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया।
को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। इसको संविधान के अनुच्छेद 301 का में शामिल कर दिया गया। अब वह एक मूल अधिकार न होकर के एक संवैधानिक अधिकार है, अर्थात एक कानूनी अधिकार हो सकता है, एक संवैधानिक अधिकार हो सकता है, लेकिन वह अब मूल अधिकार नहीं होगा दोस्तों। संविधान में शामिल है इसलिए संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वह मूल अधिकारों के तहत नहीं शामिल है, इसलिए मूल अधिकार नहीं होगा संपत्ति का अधिकार दोस्तों। तो आप इसे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। और जब यह मूल अधिकार को, मतलब जब मूल अधिकार से जब संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया 1978 में, तब उस समय जो पीएम थे उनका नाम मोरारजी देसाई था। तो मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे जब संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से मूल अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार के तौर पर हमने अनुच्छेद 300 का में इसको शामिल कर दिया दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। हम फिर इसके बाद आगे बताएंगे, आपको डीपीएसपी के बारे में चर्चा करना है इसके बाद दोस्तों। आइए, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। आप पेन कापी अवश्य लेकर बैठे, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन आपको एकदम क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको सारे टॉपिक्स एकदम क्लियरली आपको याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए दोस्तों। आइए अब हम चर्चा करते हैं आपसे डीपीएसपी के बारे में, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति, अरे यार तो इंक खत्म हो जाती है ना लिखने में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ब्लैक और ब्लू कहीं पे कोई भी कलर हो जा रहा है, आपको तो सिर्फ टॉपिक समझने से मतलब है। तो हमने जो संविधान में डीपीएसपी को शामिल किया है, तो डीपीएसपी का काम क्या है? डीपीएसपी का कार्य कहूं या उद्देश्य कहूं? कार्य व उद्देश्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। कैसा लोकतंत्र? सामाजिक लोकतंत्र व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर आप संविधान के डीपीएसपी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कहीं पे समाज के उत्थान की बात की जा रही है, तो कहीं आर्थिक रूप से जनता को सशक्त किया जाए इसकी बात की गई है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है यह हमारे संविधान का एक टारगेट है, एक आदर्श है जिसे हमें प्राप्त करना है। और इसमें नीति निर्देशक तत्वों में हमने सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की बात की है। तो समाज को कैसे सामाजिक आधार पर सशक्त करेंगे, हम समाज को कैसे आर्थिक आधार पर सशक्त करेंगे, इसकी चर्चा हमने डीपीएसपी में की है, और यही डीपीएसपी का उद्देश्य भी है दोस्तों। और साथ ही साथ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कैसा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों। कैसा राज्य होगा? राज्य कल्याणकारी हो, जिसमें सभी लोग आराम से रह सकें, सभी का कल्याण हो, सभी की संप्रभुता बनी रहे, सभी की अखंडता बनी रहे। तो इस तरीके का हमें एक राज्य का निर्माण करना जो राज्य कल्याणकारी हो, अर्थात कल्याण करे सबका, सबका भला हो। तो इसकी चर्चा हमने डीपीएसपी में की है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी की चर्चा है। और डीपीएसपी जो है डीपीएसपी जो है राज्य के लिए एक मौलिक सिद्धांत है, अर्थात राज्य जो भी कानून बनाएंगे, राज्य जो भी योजना लाएगी, इसलिए आप देखते हैं जितनी भी योजनाएं आती हैं वह डीपीएसपी को आधार बना के की जाती हैं, मूल अधिकार को आधार बना की जाती हैं। इसीलिए क्योंकि डीपीएसपी राज्यों के लिए, अर्थात जो सरकार होगी, सरकार के लिए एक मौलिक सिद्धांत है कि आप जब भी कोई योजना बनाएं, जब भी कोई कानूनी प्रणाली लागू करें, तो उन सभी को बनाने से पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखें और उन्हीं को, अर्थात डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी योजना और कानून बनाएं। इसलिए डीपीएसपी जो है यह सरकार के लिए एक मौलिक सिद्धांत है। तो दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा, एक बार इसे आप नोट कर लें। फिर हम सीधे इसके बाद आपको बता देंगे मूल कर्तव्य के बारे में, फिर बचा न्यायिक पुनरावलोकन, फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और फिर एकल नागरिकता। हमारे 3-4 पॉइंट्स बचे दोस्तों। आप धैर्य बनाए रखें, लगातार संख्या बल को बढ़ाते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों चैनल को। तब अगला टॉपिक आता है दोस्तों मूल कर्तव्य। तो हम आपसे बताते हैं कि मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं कि मूल कर्तव्य है क्या।
ओके दोस्तों, लगता है हमें ब्लू पेन की इंक खत्म हो गई है। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को हम संविधान में स्वर्ण सिंह समिति, जो स्वर्ण सिंह है, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हम संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल करते हैं। अर्थात कहा जाए आपसे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने संविधान में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा और 11वां मूल कर्तव्य हम 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ते हैं। तो जब मूल संविधान में बात किया जाए मूल कर्तव्य की संख्या मूल रूप से मूल रूप से 10 थी, लेकिन वर्तमान बात किया जाए तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और यह जो 11वां मूल कर्तव्य, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हम 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। अर्थात यह अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे, उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें शिक्षा दिलाए। यह बात की गई हमारे मूल कर्तव्य में। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, शिक्षा उपलब्ध कराएं। यह कर्तव्य होगा किसका? अभिभावकों का। यह किसका कर्तव्य होगा दोस्तों? यह कर्तव्य होगा अभिभावकों का। यह जो भी उस बच्चे को लालन पालन कर रहे हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि जब तक बच्चा 14 वर्ष तक ना हो जाए तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो इसको हमने शामिल किया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्य को, हमने मूल कर्तव्य मतलब क्या होता है? मूल कर्तव्य का मतलब होता है कि संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई हमारे संविधान में, पहले हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। और कहा जाए आपसे मूल कर्तव्य पूरे विश्व के कुछ ही गिने चुने देशों में मूल कर्तव्य है, जिसमें से एक हमारा भारत भी देश है जिसमें हमने मूल कर्तव्य को शामिल किया। मूल कर्तव्य मतलब बताया जाता है कि देश की अखंडता, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, जो हमारे आज़ादी के दौरान जो क्रांतिकारी हमारे समाप्त हो गए अर्थात जो खत्म हो गए उनको सम्मान देना, हमारी विरासत को सम्मान देना, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको स्वीकार करना, उसे सम्मान देना और एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, महिलाओं को एक अधिकार देना, महिलाओं को महिला समझना। तो यह सारी व्यवस्थाएं हमने मूल कर्तव्य में शामिल किया। अर्थात यह नागरिकों को दिया गया कर्तव्य है, नागरिकों का यह दायित्व है। जैसे नागरिक मूल अधिकार की मांग करते हैं तो नागरिक का एक कर्तव्य भी है कि जो कर्तव्य उन्हें निभाना होगा, जिसमें राष्ट्रगान की बात की गई है, राष्ट्रीय ध्वज की बात की गई है, देश की एकता अखंडता की बात की गई, देश की संप्रभुता की बात की गई है, और साथ ही साथ महिला के प्रति हो रहे शोषण के विरुद्ध लोगों की आवाज़ की बात की गई है। साथ ही साथ बात की गई है कि लोगों को तो दोस्तों इतने सारे प्रकार की बातें हमने संविधान में शामिल किया है मूल कर्तव्य के तहत। आइए अब हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं आगे। जो हमारा बचा हुआ न्यायिक पुनराविलोकन है, सार्वभौमिक न्याय मताधिकार और एकल नागरिकता है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं न्यायिक पुनराविलोकन की। पहले आप इन्हें राइट डाउन कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन की तरफ चलते हैं कि न्यायिक पुनराविलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू है क्या। तो जुडिशियल रिव्यू अर्थात समीक्षा करना। न्यायपालिका समीक्षा करती है कि क्या संसद अर्थात जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून क्या संविधान सम्मत है। अगर संविधान सम्मत है तो वह रहेगा, अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में सिंपल से यही कहा जाता है कि न्यायिक पुनराविलोकन के तहत अर्थात जुडिशियल रिव्यू
अर्थात जुडिशियल रिव्यू। तो आइए हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या है। क्या संसद, या विधायिका लिख देता हूं दोस्तों, आपको ज़्यादा समझना आसान होगा। क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान सम्मत है, अर्थात संविधान के अनुरूप है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू अर्थात उसके पास समीक्षा की पावर है। तो यह पावर मिलता है अनुच्छेद 13 के तहत। अनुच्छेद 13 के तहत है कि संसद या विधायिका जो भी कानून बनाएगी वह कानून अगर संविधान के अनुरूप होगा तो वह लागू होगा, अगर वह संविधान के अनुरूप नहीं होगा दोस्तों तो उसे न्यायपालिका जो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उसे निरस्त कर देगी, अर्थात नल एंड वाइड घोषित कर देगी, उसका कोई पावर नहीं रह जाएगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत यही व्यवस्था की गई है कि संसद और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून होगा वह संविधान के अनुरूप होगा तो रहेगा और संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो वह नहीं रहेगा। इसी की चर्चा की गई है दोस्तों हमारे न्यायिक पुनर्विलोकन में। साथ ही संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन शब्द की चर्चा, लेकिन न्यायिक पुनराविलोकन का पावर सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है, लेकिन न्यायिक पुनराविलोकन शब्द की चर्चा हमारे संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन की चर्चा, न्यायिक पुनराविलोकन शब्द की चर्चा दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा। शब्द की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं की गई है, हमारे संविधान में कहीं नहीं की गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। और साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वह असीमित नहीं है दोस्तों। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी सीमित है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सीमित है क्योंकि संसद चाहे तो यह नियम बना सकती और इनकी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को रोक सकती है, लेकिन फिर भी अगर न्यायिक पुनर्विलोकन को आधारभूत ढांचे में अगर संविधान ने डाल दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया तो संसद वहां कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन असीमित नहीं है कि हर कानून को लेकर के आप बार बार जुडिशियल रिव्यू करते रहे, बार बार जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वही कानून जो संविधान सम्मत नहीं होगा उसी का सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रिव्यू होगा दोस्तों। तो आपको आई होप यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, न्यायिक पुनराविलोकन। अब हम चर्चा करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की और एकल नागरिकता की दोस्तों। यही 2 पॉइंट्स आपके बचे हैं, बाकी सारे पॉइंट्स आपके खत्म हो गए दोस्तों। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें दोस्तों। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौम का मतलब ही होता है कि पूरे भारत में जो मताधिकार की व्यवस्था होगी वह क्या होगी। वयस्क किसे कहा जाएगा मताधिकार के आधार पर? क्या संविधान में इसका व्यवस्था की गई थी या बताया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होगा? तो आइए देखते हैं दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में क्या कहा गया हमारे संविधान में। जब तक 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जब तक 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 नहीं हुआ था तब तक हम सभी अर्थात जितने भी वयस्क लोग थे वो 21 साल की उम्र तक वोट डाल सकते थे। लेकिन अब व्यवस्था कर दी गई 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से 21 वर्ष की सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। कितना वर्ष? 18 वर्ष। अब कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो जाता है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के दायरे में आ जाता है और वह जाकर के मताधिकार कर सकता है दोस्तों, अर्थात मतदान दे सकता है। तो दोस्तों मतदान
अर्थात सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, यह 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से 21 वर्ष की सीमा को घटा करके हमने 18 वर्ष कर दिया। अर्थात कोई भी बच्चा 18 वर्ष, अर्थात 1988 के पहले जो बच्चा 21 वर्ष का होगा वही मतदान कर सकता था, लेकिन 1988 के बाद से 1988 के बाद से हमने 21 वर्ष की सीमा में कटौती की और कटौती करके हमने 18 वर्ष कर दिया। अर्थात 18 वर्ष का कोई भी बच्चा होगा वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के दायरे में आ जाएगा और वह मतदान कर सकता है। दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से किया गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लें, फिर हम इसे रब कर देते हैं और अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एकल नागरिकता। हमने एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है, हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही व्यवस्था की गई कि वहां पे जो भी नागरिक होगा वह इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन का नागरिक होगा। वही हमारे देश में भी है कि हमारे देश का जो भी कोई नागरिक होगा वह भारत का नागरिक होगा, अर्थात वह यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का या किसी अन्य स्टेट वाइज वह राज्य का नागरिक नहीं होगा, वह सीधे सीधे सेंटर का अर्थात केंद्र अर्थात भारत का नागरिक होगा। तो हमारे देश में एकल नागरिकता की बात की गई। वहीं यूएस के संविधान की बात की जाए तो यूएस के संविधान में दो प्रकार के दोस्तों नागरिकता की बात की गई। वहां पे केंद्र की अलग नागरिकता है, राज्यों की अलग नागरिकता है, क्योंकि वहां पे जो संघ है वह बाद में बनता है, पहले राज्य बनते हैं, राज्य वहां बनकर संघ को बनाते हैं, तो वहां पे राज्य ज्यादा पावरफुल है संघ की अपेक्षा। लेकिन भारत में क्या है कि भारत पावरफुल है राज्यों की अपेक्षा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो आखिरी पॉइंट था हमारा एकल नागरिकता, तो हमने एकल नागरिकता के पॉइंट्स को भी क्लियर कर दिया। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि हमारे संविधान में हमारे देश का जो भी कोई नागरिक होगा वह सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होगा, वह राज्यों का नागरिक नहीं होगा। अर्थात उसे जो भी नागरिकता का अधिकार मिलेगा वह सभी और सभी के सभी अधिकारों से केंद्र की तरफ से मिलेंगे, ना कि राज्यों की तरफ से। दोस्तों, यह था हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में हमने आज देखा, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान देख लिया हमने, भारत का संविधान निर्मित संविधान हमने यह भी देखा, भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था है हमने यह देखा, भारतीय संविधान में हमने संविधान को उधार का थैला कहा है, संविधान को उधार की बात कहा कि संविधान जो हमारा निर्माण हुआ उधार के माध्यम से हुआ दोस्तों। साथ ही साथ हमने नम्यता और अनम्यता के मिश्रण को हमने संविधान में धारण किया है। हमने भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट्स अर्थात राज्यों का संघ कहा है। हमने भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष होगा। भारत का जो संविधान होगा उसमें संसदीय शासन व्यवस्था को एक्सेप्ट किया गया है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका होगी, साथ ही साथ जो न्यायपालिका होगी वह स्वतंत्र होगी। इसकी चर्चा हमने संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कर लिया है। हमने आपातकालीन प्रावधान को कर लिया, हमने त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था कर लिया, हमने सहकारी समितियों की व्यवस्था कर ली, हमने मूल अधिकार की चर्चा कर ली। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के तौर पर हमने डीपीएसपी वाले पॉइंट को चर्चा कर लिया, हमने मूल कर्तव्य के पॉइंट को चर्चा कर लिया, हमने न्यायिक पुनराविलोकन की चर्चा कर ली, हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा कर ली, हमने एकल नागरिकता की चर्चा की। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। आप चैनल को लगातार चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहें। अगले टॉपिक्स में हम जल्दी ही आपसे दोबारा रूबरू होंगे, फेस टू फेस आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।